हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है, उसके पक्ष में क्या तर्क हैं या उसके क्या मेरिट्स हैं। आज हम बात करते हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी के क्या दोष हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। सबसे पहला विपक्ष में तर्क की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है अकुशलता को प्रोत्साहन। संरक्षण प्रोटेक्शन नीति को अपनाने के कारण अकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक संरक्षण जारी रहता है यानी प्रोटेक्शन मिलता रहता है तब तक तो उद्योग उत्पादन कार्य जारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही संरक्षण हटाया जाता है वो इतनी कमज़ोर स्थिति में होते हैं कि विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाते। परिणाम स्वरूप उन उद्योगों का पतन हो जाता है। दूसरा है उद्योगों में शिथिलता आ जाती है। जिन उद्योगों को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है वे अपनी उत्पादकता व कुशलता बढ़ाने का प्राय कोई प्रयास नहीं करते और धीरे धीरे उन उद्योगों में शिथिलता प्रारंभ हो जाती है और उनकी जो गति है वह अवरुद्ध हो जाती है। तीसरा है एकाधिकार की स्थापना। संरक्षण प्राप्त उद्योगों को प्रतियोगिता का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त रहता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। अतः उनमें धीरे धीरे एकाधिकार की प्रवृत्ति पनपने लगती हैं, जो देश की इकोनॉमिक वृद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता या अच्छा नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है संतुलित औद्योगिक विकास में बाधा। जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है उन उद्योगों की तरफ पूंजी व श्रम तथा उत्पादन के अन्य साधन आकर्षित होने लगते हैं। इससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जिन उद्योगों को प्रोटेक्शन प्राप्त हैं उनमें लेबर और कैपिटल का रुझान ज़्यादा होता है। बाकी जो इंडस्ट्री हैं उनमें श्रम और पूंजी का अभाव धीरे धीरे कम पाया जाता है, यानी अभाव हो जाता है। इससे क्या है, देश में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो बैलेंस है वह इम्बैलेंस हो जाता है या असंतुलित हो जाता है, जिससे देश का संतुलित औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है धन का असमान वितरण। संरक्षण की नीति का सीधा लाभ उद्योगपतियों को होता है। जनता से करों के रूप में राजकोष में जो भी प्राप्तियां आती हैं या जो भी इनकम्स आती हैं उन्हें संरक्षित उद्योगों को वित्तीय सहायता के रूप में बांट दिया जाता है। जिन उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हैं उनको फाइनेंस के रूप में जो सहायता दी जाती है उनके रूप में बांट दिया जाता है। इससे धनी वर्ग और धनी और जो गरीब व्यक्ति हैं और अधिक निर्धन होने लगते हैं। इससे देश में आर्थिक विषमता बढ़ती है या आर्थिक विषमता की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है धन के संसाधनों का दुरुपयोग। संरक्षण नीति के कारण देश के साधन ऐसे उद्योग से निकलकर जिनमें संरक्षण नहीं मिलता उन उद्योगों में चले जाते हैं जिनके लिए सरकार ने संरक्षण की घोषणाएं की हुई होती हैं। इससे देश के साधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। और भी संरक्षण नीति को अपनाने के विपक्ष में कई तर्क, ऐसे अपनाने से कई हानियाँ, जैसे विदेशी मुद्रा का संकुचन होता है, अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य बढ़ता है, सरकार की आय में कमी होती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब बिंदु हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि संरक्षण की नीति को विपक्ष में क्या तर्क हैं या इनको प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाने में क्या हानियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। संरक्षण की विधियाँ ये मुख्यतः 7 प्रकार की विधियाँ हैं, जिनमें टैरिफ, सब्सिडी, इम्पोर्टेंट कोटाज, लाइसेंसिंग सिस्टम, इम्पोर्ट एम्बार्गोज, राजकीय व्यापार और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शामिल हैं। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले तटकर टैरिफ, ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। टैरिफ एक प्रकार का कर है जो आयातित वस्तुओं पर एक देश की सीमा के बाहर वसूल किया जाता है। विदेशी वस्तुओं पर आयात कर वसूल करके संरक्षण प्रदान करना सबसे पुरानी तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इन करों को लगाने से संरक्षण का उद्देश्य तो पूरा होता ही है, साथ ही सरकार की आय में भी वृद्धि होता है। जब तटकर संरक्षण के उद्देश्य से लगाया जाता है, यानी जो टैरिफ लगाया जाता है वह प्रोटेक्शन के उद्देश्य से लगाया जाता है, तो इसे संरक्षणात्मक कर कहा जाता है, प्रोटेक्शन ड्यूटी कहा जाता है। और जब आय प्राप्ति का उद्देश्य होता है
यह आगम कर कहलाता है, रेवेन्यू ड्यूटी कहलाता है। तटकर को निम्न श्रेणियों में 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मूल्यानुसार कर और इकाई या परिमाणात्मक कर। मूल्यानुसार कर क्या बात, एड वैलोरम ड्यूटी भी कहा जाता है मूल्यानुसार कर को। जब आयातित वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित तटकर लगाया जाए तो इसे मूल्य आधारित तटकर कहा जाता है। यानी जो वस्तु आयातित की जा रही है उसके मूल्य के आधार पर अगर टैरिफ लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार तटकर कहते हैं। दूसरा इसी का प्रकार है परिमाणात्मक या विशिष्ट कर। जब तटकर वस्तु के मूल्य के अनुसार न लगाकर वस्तु के माप, तौल या संख्या के आधार, यूनिट्स के आधार पर लगाया जाता है तो इसे परिमाणात्मक कर कहते हैं। जब वस्तु के मूल्य के साथ कर की दरें परिवर्तित होती रहती हैं तो इसे श्रृंखलाबद्ध दरें कहते हैं। नेक्स्ट, संरक्षण की यह पहली विधि हुई तटकर, जिसे 2 श्रेणी में बांटा गया है, मूल्यानुसार और इकाई या परिमाणात्मक कर। दूसरी विधि है सब्सिडी, अनुदान। अनुदान देकर भी सरकार द्वारा उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन अनुदान या सब्सिडी की एक सीमा होती है जिसके आगे संरक्षण प्रदान करना बहुत अधिक खर्चीला होता है। सरकार द्वारा निर्यात करों में छूट, निर्यात बोनस तथा निर्यात पुरस्कार के रूप में निर्यातकों को अनुदान दिया जा सकता है। इससे निर्यातक प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। तीसरी विधि है इम्पोर्ट क्वोटाज यानी आयात अभ्यंश। अभ्यंश यानी कोटा। कोटा वह निश्चित मात्रा होती है जिसका एक निश्चित अवधि में आयात किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है। इस विधि का उपयोग घरेलू शिशु उद्योगों को संरक्षण देने हेतु किया जाता है। यानी ये जो सीमा डिसाइड की जाती है, इस सीमा तक ही आप किसी दूसरी वस्तु का आयात कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो घरेलू जो शिशु उद्योग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रणाली है लाइसेंस प्रणाली। यह प्रणाली भी कोटा प्रणाली से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यापारियों के बीच आयात अभ्यंश की मात्रा न्यायपूर्ण तरीके से आवंटित कर दी जाती है। उपलब्ध विदेशी विनिमय कोष के आधार पर सरकार द्वारा आयातकों को वस्तुएं आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विधि के संबंध में यह धारणा लगाई जाती है कि सरकार लाइसेंस की ओट में पक्षपात करती है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कच्चे माल का आयात लाइसेंस प्राप्त करके आयातक काला बाजार में भी ऊंचे दाम पर वसूल कर सकते हैं। तो इस प्रणाली के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी प्रचलित में हैं। नेक्स्ट है आयात प्रतिबंध। सरकार द्वारा इस आधार पर कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि वे वस्तुएं देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अथवा नैतिक दृष्टि से सही नहीं हैं। इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कुछ विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इस कारण से कि वह वस्तुएं देश के नागरिकों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं या नैतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। नेक्स्ट है राजकीय व्यापार। जब वस्तुओं के आयात व निर्यात की समस्त जिम्मेदारी सरकारी संस्थान पर डाल दी जाती हैं या उसके हाथों में दे दी जाती हैं तो इसे राजकीय व्यापार कहा जाता है। सरकार द्वारा ऐसी वस्तुओं के आयातों को निरुत्साहित किया जाता है जो स्वदेशी उद्योगों के निकाय को प्रभावित करती हैं, बल्कि सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योगों या निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाती है। भारत सरकार ने इस हेतु एक राजकीय व्यापार निगम एसटीसी की स्थापना भी की हुई है। इससे क्या होता है, जो राजकीय व्यापार से गवर्नमेंट के अंडर में पूरा लेन देन आयात निर्यात किया जाता है, इससे स्वदेशी भावना को बढ़ावा मिलता है। और लास्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद। जब एक विक्रेता एक ही वस्तुओं को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न वस्तुओं पर बेचता है तो इसे मूल्य विभेद कहा जाता है। यानी एक ही वस्तु का
आप अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग मूल्य वसूल कर रहे हो तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। सामान्यतः यह मानकर चलते हैं कि घरेलू बाजार में विक्रेता का एकाधिकार है या होता है तथा विदेशी बाजार में उसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पादक घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की ऊंची कीमत वसूल करता है तथा विदेशी बाजार में वह वस्तु सस्ती बेचता है। ऐसी नीति को डंपिंग कहा जाता है। जब बाजार में आधिपत्य जमाने के लिए वस्तु को सस्ते दामों पर बेचा जाता है विदेशी बाजार में, तो उसे डंपिंग कहते हैं। सरकार निर्यातकों को ऐसी नीति अपनाने में उनकी मदद करती है। तो ये कुछ संरक्षण की विधियां थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है कि यह विधि किस प्रकार संरक्षण को बढ़ावा देती हैं या संरक्षण में सहायक होती हैं, या फिर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि संरक्षण की विधियों को बताइए। अब बात करते हैं कि हमने दो विधियां पढ़ी, फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोटेक्शन पॉलिसी। इन दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? तो दोनों विधियों के अपने अपने गुण और अपने अपने दोष हैं। फिर भी पूर्ण रोजगार की स्थिति, यदि देश में इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो स्वतंत्र व्यापार नीति को, फ्री ट्रेड पॉलिसी को अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है कंपैरिजन टू प्रोटेक्शन मेथड। और यदि देश में अपूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी पूर्ण रोजगार विद्यमान नहीं है इकोनॉमी में, उस स्थिति में प्रोटेक्शन मेथड को बेस्ट माना जाता है कंपैरिजन टू फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी नीति श्रेष्ठ है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि देश में रोजगार की स्थिति कैसी है। यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो स्वतंत्र व्यापार विधि अच्छी मानी जाएगी, और पूर्ण रोजगार विद्यमान नहीं है तो प्रोटेक्शन मेथड को अच्छा माना जाएगा। धन्यवाद।